नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम विटामिन ई के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन की जो सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखो साथियों, विटामिन ई का सामान्य नाम क्या है? एंटी स्टेरिलिटी और ब्यूटी विटामिन। ये तो विटामिन ई के सामान्य नाम है। और रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल नाम किसने रखा? इवान ने रखा टोकोफेरोल नाम, क्योंकि इसने ही सर्वप्रथम विटामिन ई को आइसोलेट किया था, पृथक किया था। कब किया था? 1936 के अंदर। यानी हम कह सकते हैं कि इवान और उसके साथियों ने विटामिन ई को पृथक किया 1936 में, और इसका नाम टोकोफेरोल रखा। जो टोकोफेरोल क्या है? एक रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। और सामान्य नाम या कॉमन नेम क्या है? एंटी स्टेरिलिटी और ब्यूटी विटामिन। ठीक है साथियों, चलो आगे चलते हैं। अब विटामिन ई के मुख्य स्रोत पढ़ते हैं। विटामिन ई के मुख्य स्रोत हैं वो पादप के तेल हैं, यानी कि प्लांट ऑयल है। जैसे कपास का तेल, कॉटन सीड ऑयल, गेहूं का तेल, व्हीट जर्म ऑयल, मक्के का तेल, कॉर्न ऑयल, सूरजमुखी का तेल, सनफ्लावर, मूंगफली का तेल, पीनट ऑयल। यानी मूंगफली, सूरजमुखी, मक्का, गेहूं, कपास, जो भी पादप तेल है, ज़्यादातर पादप तेल क्या है? विटामिन ई के सोर्स हैं। क्यों? विटामिन ई हमने बात पहले ही की थी। विटामिन ए, डी, ई और के क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है, फैट सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल है तो इनकी जो स्रोत है, सोर्स है, वो भी किससे रिलेटिव होंगे? फैट से रिलेटिव होंगे। जब तो देखो, प्लांट ऑयल है, सभी क्या है? फैट है। ये सभी फैट है, तो विटामिन ई का सोर्स फैट। हमने पहले सामान्य जो विटामिन का परिचय पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था कि विटामिन है, विटामिन का जो भी फैट सोल्यूबल विटामिन है वो फैट से रिलेटिव होंगे, चाहे उनका फिर ट्रांसपोर्ट हो, चाहे उनका एब्जॉर्प्शन हो, चाहे उनका डाइजेशन हो। डाइजेशन, जो हम डाइट ले रहे हैं, फैट की डाइट ले रहे हैं, तो उसका डाइजेशन होगा। फिर उसमें मिसेल्स होंगे, मिसेल्स ये और ये छोटी आंत के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मिसेल्स के रूप में विटामिन्स का अवशोषण होता है। ज़्यादातर फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं जो भी हमने अभी तो बताया था आपको, ए, डी, ई और के। ये जो विटामिन है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट से रिलेटिव इनका ट्रांसपोर्ट होता है, फैट से रिलेटिव इनका एब्जॉर्प्शन होता है। इनका एब्जॉर्प्शन, जैसे हम डाइट ले रहे हैं उसका जैसे डाइजेशन होगा, उस डाइट के अंदर जब इनका अवशोषण होगा तो मिसेल्स के रूप में फैट का जो मिसेल्स बनता है डाइजेशन की टाइम में, हम जब आगे पढ़ेंगे, जब बताएंगे, तो उसके रूप में ही इनका स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन का। ठीक है साथियों, तो विटामिन ई के स्रोत पढ़ रहे हैं हम। और एग और लीवर और ये मीट, ये भी इसके अन्य स्रोत हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जैव रासायनिक कार्य, बायोकेमिकल फंक्शन। विटामिन ई के फंक्शन काफ़ी हैं, मैंने इसमें लिखे हैं, और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो फंक्शन है जो हमें याद रखना है। एंटीऑक्सीडेंट, एक तो इसकी प्रकृति कैसी है? एंटीऑक्सीडेंट है। और एक, ये बहुत से जंतुओं में जो सामान्य जनन है, नॉर्मल जो रिप्रोडक्शन होता है, उसके लिए आवश्यक विटामिन है, यानी एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, इसीलिए इसका नाम पड़ा है। ये दो सबसे ज़रूरी है विटामिन ई के जो फंक्शन है। ये तो कहीं भी आ सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रकृति की विटामिन कौन सी है? विटामिन ई। रिप्रोडक्शन से रिलेटिव, सामान्य जनन के लिए अति आवश्यक विटामिन ई। ठीक है साथियों, ये दो फंक्शन तो विटामिन ई के सबसे ज़्यादा याद रखने हैं अपने को। अब देखो, अन्य फंक्शन की बात करते हैं। विटामिन ई कि ई है जो ऑक्सीकारक से आरबीसी को बचाता है, यानी जो ऑक्सीकारक एजेंट है उससे हमारी आरबीसी की रक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है। इट प्रोटेक्ट आरबीसी फ्रॉम हीमोलाइसिस, यानी आरबीसी के टूटना हीमोलाइसिस कहलाता है। बाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। जैसे H2O2 जैसे
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उनसे हमारी आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है विटामिन ई, जिससे हमारी आरबीसी हीमोलाइसिस होने से बच जाती है, टूटने से बच जाती है। इसमें हेल्प कौन कर रहा है? विटामिन ई कर रहा है। ठीक है साथियों। जो आंत्र से एमिनो अम्लों के अवशोषण के लिए भी विटामिन ई की आवश्यकता होती है। जैसे हमने डाइट ली, डाइट भोजन के अंदर हमारे एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड तो उनका अवशोषण हो रहा है, तो उनके अवशोषण में जो बेहतर अवशोषण है, श्रेष्ठ और अच्छा अवशोषण है, ऑप्टिमल अवशोषण के लिए विटामिन ई की आवश्यकता पड़ती है। देखो, विटामिन ई इज नीडेड फॉर ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ठीक है साथियों। देखो अगला फंक्शन देखो, न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण में भी विटामिन ई की भागीदारी होती है। जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड क्या है? आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए दोनों ही क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। इनके संश्लेषण में भी विटामिन ई की भागीदारी होती है। देखो, इट इन्वॉल्व इन प्रॉपर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये भी बायोकेमिकल फंक्शन है विटामिन ई का। ठीक है साथियों। देखो और देखो, कंकालीय पेशियों में क्रिएटिन के संग्रहण के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है, ई की आवश्यकता होती है। देखो, इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ क्रिएटिन इन स्केलेटल मसल्स। देखो बायोकेमिकल फंक्शन में क्या क्या हुआ, क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, ये अपने को याद रखना है, विटामिन ई। दूसरा हम अपने को याद रखना है, सामान्य जनन के लिए आवश्यक विटामिन है ये अगर विटामिन नहीं होगी सामान्य जनन में तो स्टेरिलिटी आ जाएगी, बंध्यता आ जाएगी। इस जो इसकी कमी में पढ़ेंगे भी हम, विटामिन ई की कमी से क्या हो जाएगा? स्टेरिलिटी हो सकती है, बंध्यता आ सकती है, सामान्य जनन करने में असक्षम हो सकता है इंसान। इसलिए विटामिन ई की अति आवश्यकता है जनन के लिए। और एंटीऑक्सीडेंट आरबीसी का प्रोटेक्शन कर रहा है, एमिनो अम्लों के अवशोषण में सहायता कर रहा है, और न्यूक्लिक एसिड इनके संश्लेषण में भी सहायता कर रहा है। और जो कंकालीय पेशियाँ हैं, कंकालीय पेशियों के अंदर क्रिएटिन के स्टोरेज में भी विटामिन ई की आवश्यकता होती है। और भी काफ़ी फंक्शन है विटामिन ई के। जैसे अपन को बात करें तो जो लीवर डैमेज होता है ना, लीवर को डैमेज होने से भी बचाता है, लीवर का भी प्रोटेक्शन करता है विटामिन ई। ठीक है साथियों। इस प्रकार काफ़ी और भी कार्य हैं। चलो अब विटामिन ई की से कमी से होने वाले रोग देखते हैं। देखो विटामिन, हमने अभी बात की विटामिन ई सामान्य जनन के लिए अति आवश्यक है। अगर विटामिन ई की कमी हो रही है तो बंध्यता आ सकती है, स्टेरिलिटी आ सकती है, यानी सामान्य जनन करने में असक्षम हो सकता है इंसान। जो गोनाड्स हैं हमारे, गोनाड जैसे टेस्टीज और ओवेरी, टेस्टीज मेल में, ओवेरी फीमेल में, इनकी जो जर्माइनल एपिथीलियम है उसके फॉर्मेशन के अंदर विटामिन ई की अति आवश्यकता है। अगर विटामिन ई की कमी पड़ गई तो गोनाड्स में, टेस्टीज और ओवेरी में जर्म्स जैसे स्पर्म और ओवम, इनका फॉर्मेशन होने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए स्टेरिलिटी, बंध्यता हो जाएगी। तो विटामिन ई की कमी से होने वाला ये विटामिन ई का बायोकेमिकल यानी जैव रासायनिक फंक्शन में भी आ रहा है। ठीक है साथियों। अब दूसरा देखो इसका, कमी से, विटामिन ई की कमी से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ये सबसे ज़रूरी है विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग ये। ठीक है साथियों। अब विटामिन ई की अधिकता भी देखो, विटामिन ई की अधिकता देखो साथियों। विटामिन, वैसे तो बात करें वसा में घुलनशील विटामिन है, जैसे कौन कौन सी है? ये चारों वसा में घुलनशील विटामिन है, ए, डी, ई, के। इन सभी में सबसे कम हानिकारक कौन सी विटामिन है? ई ही विटामिन है। देखो प्रयोग किए गए प्रयोगों से यह पाया गया है कि जो विटामिन ई की जो सामान्य हमारे अंदर डाइट के अंदर पर डे आवश्यकता है, जैसे एक मेल है, एक पुरुष है, पुरुष के अंदर 10 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन ई की आवश्यकता है। लेकिन अगर ये 25 से 30 गुना अधिक लेने पर भी कोई हानिकारक, अगर हम 300 तक ले लेंगे, 30 गुना तक भी ले लेंगे, तो हमारे शरीर में इसका कोई प्रभाव, हानिकारक प्रभाव नहीं होगा।
ये प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, सामान्य बात ये याद रखना है कि विटामिन ई के टॉक्सिक प्रभाव है ही नहीं। सामान्य तौर पे देखें तो जब हम 25 से 30 गुना तक विटामिन ई ले सकते हैं फिर भी हानिकारक प्रभाव नहीं आ रहा। जैसे अब इसमें दूसरा एक उदाहरण हम फीमेल के लिए ले लेंगे। फीमेल है, महिला है, महिला के अंदर 8 मिलीग्राम यानी पर डे विटामिन ई की आवश्यकता होती है। ठीक है साथियों, तो 8 मिलीग्राम का अगर हम बात करें 250 तक मिलीग्राम, इसका 30 गुना हो जाएगा, लगभग 250 मिलीग्राम तक पर डे अगर कोई महिला विटामिन ई ले रही है अपने डाइट से तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये प्रयोगों से देखा गया है, लगभग 25-30 साल प्रयोग करके देखा गया है कि इससे हम ये सामान्य अगर एक बात कहें तो ये कह सकते हैं कि सामान्यतः विटामिन ई का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। ठीक है साथियों, चलो विटामिन ई कंप्लीट होती है। हम इसका थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं, जल्दी जल्दी देखो एक बार। देखो साथियों, विटामिन ई के सामान्य नाम एंटी स्टेरिलिटी और ब्यूटी विटामिन है। विटामिन ई है, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल किसने दिया था? इवान ने दिया था। इसी ने इसको पृथक किया था, आइसोलेट किया था। टोकोफेरोल को कब दिया था? 1936 में दिया था। विटामिन ई, ठीक है साथियों। विटामिन ई के मुख्य स्रोत अपने को याद रखने। विटामिन ई के मुख्य स्रोत प्लांट ऑयल विशेषकर याद रखने। कपास, गेहूँ, मक्का, सूरजमुखी, मूंगफली, जो भी प्लांट ऑयल हैं, तेल हैं, क्योंकि फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, इसका मुख्य स्रोत एग, ये लीवर, ये अतिरिक्त स्रोत है। रासायनिक जैव रासायनिक कार्य में बायो फंक्शन में हम बात ही कर रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट तो अपने को याद रखना ही है, इम्पोर्टेंट है। और एक स्टेरिलिटी, देखो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, सामान्य जनन के लिए आवश्यक है। सामान्य जनन के लिए अगर ये नहीं है तो स्टेरिलिटी आ जाएगी, ये नहीं आएगा, स्टेरिलिटी आ जाएगी ना, स्टेरिलिटी आ जाएगी, बंध्यता आ जाएगी। तो गोनाड्स के अंदर जैसे मेल के अंदर टेस्टिज, फीमेल के अंदर ओवेरी, टेस्टिज और ओवेरी में जो जर्मिनल एपिथेलियम है उससे स्पर्म और इधर ओवा बनता है, उनका फॉर्मेशन नहीं होगा, तो बंध्यता आ जाएगी। इसलिए विटामिन ई की अति आवश्यकता है। आरबीसी की प्रोटेक्शन करता है, ये हमने बात ही कर ली। आरबीसी का प्रोटेक्शन करता है। हमने कह दिया एमिनो अम्लों के अवशोषण में महत्वपूर्ण है आंत से। हमने न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण में योगदान है ही। कंकाली पेशियों में क्रिएटिन के संग्रहण में, स्टोरेज में विटामिन ई काम आ रही है। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग हम बात कर ही रहे हैं। एक बंध्यता, स्टेरिलिटी, सामान्य जनन करने में असक्षम होता है। और इसकी अधिकता की बात करें तो इसकी अधिकता से किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो रही। ये नॉन टॉक्सिक है एक तरीके से। वैसे तो इन सभी वसा में घुलनशील विटामिन में सबसे कम टॉक्सिक है, लेकिन सामान्य प्रयोग करके देखे गए हैं कि इसकी 25 से 30 गुना अधिक डाइट भी ले रहे हैं तो ये लगभग 23 से 25 साल तक प्रयोग किए गए और देखा गया कि इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं मिला। ठीक है साथियों, इस प्रकार विटामिन ई कंप्लीट होती है। और साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।